आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। ये एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसके जनरली 3 टाइप्स होते हैं: टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम शरीर को धोखा देकर पैनक्रियाज के बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उन पर अटैक करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसके कारण पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। एज अ रिजल्ट ग्लूकोज ब्लड से सेल्स में नहीं जा पाती और ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब बॉडी की सेल्स इंसुलिन को सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करते। इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंक्रीटिन हार्मोन्स जैसे कि GLP-1 और GIP, इनका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिससे इंसुलिन रिलीज और एपेटाइट कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी किडनीज के द्वारा ग्लूकोज रीएब्सॉर्प्शन में गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें तो इसमें प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंसुलिन का बायोलॉजिकल इफेक्ट कम हो जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने लगते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो जब पेशेंट OPD में आता है तब कुछ कॉमन सिम्टम्स लेकर आता है, जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, फटीग एंड वीकनेस, ब्लड विजन, रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड डिलेड वुंड हीलिंग। डायबिटीज को डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। इसमें किसी भी टाइम पर ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और उसमें से ग्लूकोज को मेजर किया जाता है। अगर प्लाज्मा सैंपल में ग्लूकोज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है और साथ में पेशेंट को डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी है तो इससे डायबिटीज़ कंफर्म हो सकते हैं। हालांकि इस टेस्ट का यूज़ स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए ही ज़्यादातर किया जाता है। दूसरी टेस्ट है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद पेशेंट से ब्लड सैंपल लेकर बेसल ब्लड शुगर को मेजर किया जाता है। अगर पेशेंट में इस टेस्ट की वैल्यू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इससे डायबिटीज़ कंफर्म होता है। तीसरी टेस्ट है HbA1c टेस्ट, जिसे ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा होते हैं तब ग्लूकोज RBCs के हेमोग्लोबिन से चिपक जाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकेशन। HbA1c टेस्ट इसी ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन का परसेंटेज मेजर करती है और इस टेस्ट की मदद से हम पिछले 2-3 महीने की ब्लड शुगर लेवल्स मेजर कर सकते हैं। डायबिटीज़ के केस में ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन का परसेंटेज 6.5 से ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा C पेप्टाइड टेस्ट को भी कर सकते हैं। C पेप्टाइड एक प्रोटीन फ्रैगमेंट है जो इंसुलिन के साथ पैनक्रियाज में बनता है। C पेप्टाइड लेवल्स को मेजर करके हम जान सकते हैं कि पैनक्रियाज में कितना इंसुलिन बन रहा है। इस टेस्ट का यूज़ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। टाइप 1 में C पेप्टाइड के लेवल्स कम मिलते हैं और टाइप 2 में नॉर्मल या फिर नॉर्मल से ज़्यादा मिलते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट मेनली इंसुलिन थेरेपी से किया जाता है, जिसमें बेसल बोलस रेजिमेन को फॉलो करते हैं। मतलब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दिन भर में 1-2 बार इंजेक्ट किया जाता है, जिससे ग्लूकोज लेवल्स दिन भर कंट्रोल में रहते हैं और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मील्स के ठीक पहले लिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे पहले हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस करते हैं। 3 महीने बाद जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है तब हम ग्लूकोज लेवल्स चेक करते हैं। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद भी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े हुए हैं तो मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये एक बाइगुनाइट क्लास का ड्रग है जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम बॉडी की एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिसके कारण लीवर में ग्लूकोज बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण सेल्स ग्लूकोज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने लगते हैं। मेटफॉर्मिन इंसुलिन सिक्रीशन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, इसलिए मेटफॉर्मिन लेने से हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन नहीं बनती। कुछ केसेस में ये एपेटाइट को सप्रेस करता है, जिससे वेट मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, विटामिन B12 डिफिशियंसी और लैक्टिक एसिडोसिस जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में देखेंगे कि ये मेडिसिन किन लोगों को नहीं देनी है। क्रोनिक किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशंस में ये मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मेटफॉर्मिन लेने के बाद भी अगर ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में मेटफॉर्मिन के साथ एक सेकंड लाइन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसे डुअल थेरेपी कहते हैं। बाकी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में बात करते हैं सल्फोनिल यूरियाज की। इस क्लास में ग्लिकाजाइड, ग्लिमिप्राइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड और टॉलब्यूटामाइड जैसे ड्रग्स आते हैं।
सल्फोनिलयूरियाज एक्ट ऑन द बीटा सेल टू इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। ये ड्रग बीटा सेल मेम्ब्रेन पर सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर से बाइंड करती हैं और एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को बंद कर देती हैं। इससे सेल डीपोलराइज होकर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, जिसके कारण सेल्स में कैल्शियम आ जाता है, जिससे इंसुलिन सिक्रीशन ट्रिगर हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू साइड इफेक्ट्स, weight gain and hypoglycemia are the most common side effects. Next class है glitazones. Under this class, pioglitazone is the only available drug. यह ड्रग PPAR गैमा नाम के एक न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होती है, जिससे लिपिड मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन एक्शन से जुड़े जीन्स रेगुलेट होते हैं। इस तरीके से यह ड्रग इंसुलिन रेजिस्टेंस और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करने में मदद करती है। इस ड्रग का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट वेट गेन है। इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन, हार्ट फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है SGLT2 इनहिबिटर्स का। इसमें डैपाग्लिफ्लोजिन जैसे ड्रग्स आते हैं। ये ड्रग्स किडनी में SGLT2 प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं, जो कि प्रोक्सिमल ट्यूबल्स में पाए जाते हैं। SGLT2 प्रोटीन नॉर्मली यूरिन से ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर लेता है। यह ब्लॉक हो जाने पर ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है और ऐसा होने पर ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं। Next class is DPP4 inhibitors. These drugs are most effective in the early stages of the type 2 diabetes. खाना खाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन से GLP-1 और GIP जैसे इंक्रीटिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। इन हार्मोन्स का नेचुरल इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि DPP4 एंजाइम इनको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेकडाउन रोकने के लिए DPP4 इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण DPP4 एंजाइम का इफेक्ट ब्लॉक हो जाता है और इंसुलिन सिक्रीशन का इफेक्ट लंबे समय तक चलता है। अगर पेशेंट की शुगर नॉर्मल है तो ये ड्रग इंसुलिन को नहीं बढ़ाते, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा लगभग ना के बराबर है। डुअल थेरेपी देने के बाद पेशेंट को 3 महीने बाद फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। अगर डुअल थेरेपी के बावजूद ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल के बाहर है तो ऐसी कंडीशन में ट्रिपल थेरेपी दी जाती है। ट्रिपल थेरेपी में मेटफॉर्मिन के साथ 2 सेकंड लाइन ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। कभी कभी ट्रिपल थेरेपी देने के बाद भी ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं आती। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंसुलिन पर शिफ्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को सही से मैनेज नहीं किया जाता तो ऐसी केस में कई कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं। इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसे कॉम्प्लिकेशंस शामिल है। दूसरी तरफ है मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ड्यू टू हाई ब्लड शुगर देयर इज अ प्लैक फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स कॉल्ड एथेरोक्लेरोसिस, और इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट अटैक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक जैसे कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हैव अ ग्रेट टाइम।